तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। जैसे मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में कुछ नई किस्म की बातें करेंगे। मैं आज ही 2 दिन के बहुत हैक्टिक मेरा जो टूर था मुंबई का, चंडीगढ़ से, वहाँ से अभी थोड़ा समय पहले मैं चंडीगढ़ वापस आके घर पहुँचा हूँ। तकरीबन पौने 2 घंटे फ़्लाइट लेट हुई। उसके बाद में ट्रैफिक करते करते अभी घर पहुंचा हूँ और बिना किसी चाय पानी पिए मैं आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। गला भी ख़राब हुआ पोल्यूशन की वजह से, भाग दौड़ में कुछ मीटिंग्स बहुत हुई, डिस्कशन बहुत हुई। 2 दिन बहुत बोलना पड़ा, कुछ सेमिनार थे, कुछ और डिस्कशन थी, उसमें काफ़ी गला ख़राब है। इसलिए आपसे सबसे क्षमा चाहूँगा कि आज शायद आवाज़ आपको उतनी सही नहीं लगे। लेकिन इन 2 दिनों में मैंने जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीक़ों में और पुलिस के काम करने की जो पॉलिसी है, जो उनकी नई जो स्ट्रेटजी बनी है, उसके बारे में काफ़ी लोगों से बात की है और बहुत कुछ बदला है। मेरे लिए भी कुछ हैरानी की बातें थी कि वो तरीक़ा जो पुलिस का था काम करने का, वो तकरीबन 80% तक बदल चुका है। पहले जो पुलिस क्राइम कंट्रोल में लगी होती थी, आजकल वो पुलिस जो है वो किसी न किसी तरह दूसरे किस्म के जो क्राइम है, वाइट कॉलर क्राइम, वो बहुत बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम काफ़ी बढ़े हैं। इंटरनेट रिलेटेड क्राइम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लेके बहुत सारे नए केसेस आने लगे हैं। पहले जो मर्डर के केस होते थे, अटेम्प्ट टू मर्डर होता था, उसके बाद चोरी चकारी होती थी, व्हीकल थेफ्ट होता था, गाड़ी की चोरियां होती थी, रॉबरी एट डे एंड रॉबरी एट नाइट जिसको कहते थे, 2 किस्म के क्राइम होते थे, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो शेयर बाज़ार से रिलेटेड, पैसे के लेन देन से रिलेटेड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेके जो रिलेटेड केसेस हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। एक ज़माना था जब मुंबई का हर पुलिस स्टेशन में, जो बड़े पुलिस स्टेशन थे, डीवी मार्ग, ओशिवारा, एलटी मार्ग, एमआरए, इस किस्म के जो सहार एयरपोर्ट, डीएन नगर पुलिस स्टेशन, ओशिवारा पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन जो प्राइम गिने जाते थे उस ज़माने में, उनकी बुक्कत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। कम लोग वहाँ उस पैसे दे के उन पुलिस स्टेशन में जाना प्रेफर करते हैं। इसी तरह क्राइम ब्रांच का काम जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। वो क्राइम ब्रांच मुंबई की जो एक ज़माने में स्कॉटलैंड यार्ड के साथ जिसकी तुलना की जाती थी, उस क्राइम ब्रांच में आज ऑफिसर खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम, जो वायलेंट क्राइम होता था, जिसके साथ खून खराबा जुड़ा होता था, वो इतना कम हो गया है कि ऑफिसर जो है वो क्राइम ब्रांच में जाके भी उनको ऐसे लगता है जैसे किसी साइड ब्रांच में बैठे हों। पहले जैसे स्पेशल ब्रांच हुआ करती थी, लोकल आर्म डिवीज़न होता था, वहाँ पे जिस ऑफिसर को सज़ा देनी होती थी, उसकी जो पोस्टिंग थी वो एलए में, जहाँ स्पेशल ब्रांच में की जाती थी। इसी तरह एंटी करप्शन ब्यूरो को साइड ब्रांच गिना जाता था, स्टेट इंटेलिजेंस को साइड ब्रांच गिना जाता था, या एसआरपी में पोस्टिंग जो आईपीएस ऑफिसर की होती है उसको साइड पोस्टिंग माना जाता था। किसी को अगर एसआरपी का कमांडर लगा देते थे तो वो ऑफिसर समझता था कि मुझे सज़ा दी जा रही है। लेकिन आपको हैरानी होगी सुन के कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में हर आदमी जाना चाहता है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो एक ज़माने में जब अंडरवर्ल्ड पूरे ज़ोरों पे था, उस समय में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक छोटी सी यूनिट हुआ करती थी। एक सीनियर इंस्पेक्टर और कुछ उसके साथ ऑफिसर वो पूरी ब्रांच को संभालते थे। आज वो ब्रांच इतनी बड़ी हो गई है और इतनी कवेटेड पोस्टिंग हो गई है कि कुछ लोग जो पहले ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन बनना या ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनना
उसको काफ़ी अच्छा समझते थे। आज वो सब के सब लोग बनना चाहते हैं तो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में जाना चाहते हैं। बहुत हैरानी हुई मुझे कि कैसे पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में ख़ास तौर पे क्राइम का असर पैसे के लेन देन से बहुत होता है। नोटबंदी के बाद, उसके बाद कोरोना आने के बाद जो एक पैसे की तंगी लोगों ने महसूस की है, उसके चलते हुए फाइनेंशियल डिस्प्यूट बहुत बढ़ गए हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई जब आज सुबह मैं कुछ अच्छे ऑफिसर से बात कर रहा था जो पुलिस फोर्स में अपने आप को एक ये समझते हैं कि उनके लिए खुश नसीबी है। अच्छे जो इन्वेस्टिगेटर थे, वो जो ईमानदार हैं ऑफिसर, जिनके अंदर स्टेट का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का दर्द है जिनके दिल में, वो लोग मुझे आज सुबह मैंने उनसे 4-5 ऑफिसर से एयरपोर्ट के नज़दीक ही एक जगह पे हम लोग बैठे थे और 3-4 घंटे हमारी चेंजिंग सिनेरियो के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। और सबका ये मानना था कि जैसे जैसे लोगों के प्रॉपर्टी के और पैसे के लेन देन के झगड़े बढ़े हैं, उसको लेके इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बहुत मजबूत ब्रांच उभर के सामने आ रही है। और वहाँ से जो एक बड़ा हिस्सा है वहाँ की उस ब्रांच की जो कमाई का जो बड़े तरीके से की जाती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में क्या होता है कि उसमें पेपर वर्क बहुत हो जाता है। अगर आपने किसी स्टॉक ब्रोकर की या किसी बड़े आदमी की जिसने सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी की है या कोई पॉन्जी स्कीम चला रहा है, या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो कागज़ों के थ्रू करता है, वाइट ब्लैक का चक्कर है कन्वर्शन का, या इस किस्म के और बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड जो फ्रॉड हुए हैं बड़े बड़े, एक प्लॉट के ऊपर एक फ्लैट एक से ज़्यादा लोगों को बेचे हुए, बैंकों से लोन लिए वापस नहीं किए, इस किस्म के सारे डिस्प्यूट में पेपर वर्क ज़्यादा होता है। तो उसमें केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी लंबी खिंच जाती है। जबकि इसके उल्ट क्राइम में अगर एक मर्डर हो जाता है तो 2-4 दिन में, 6 दिन में, 1 हफ्ते में, जब महीने में आरोपी पकड़ लिया जाता है, उसको कोर्ट में ले जाके चार्जशीट फाइल हो जाती है, हियरिंग होती है, उसके बाद कोर्ट का काम हो जाता है कि उसको जो सज़ा देनी है, जो उसको माफ़ करना है। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस में पेपर वर्क को स्टडी करते हुए, डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हुए, डॉक्यूमेंट से बेस्ड उस क्राइम को सिद्ध करना, और फिर उसकी चार्जशीट इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच करनी होती है उसमें बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जैसे कोई बैंक का कोई फ्रॉड हो गया, जैसे पंजाब महाराष्ट्र बैंक का घपला सामने आया, उसी तरह और बहुत से बैंकों के घपले सामने आए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बहुत बड़ी शुगर मिल्स हैं, उनमें घपले हो रहे हैं, और कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारे कोई पत पेढ़ियाँ जो हैं उनमें लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हो गए। और उसी तरह पे सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा, उसके स्कैंडल हो गए। और जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, जैसे काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं, इंडिया बुल्स का केस आया सामने, इसी तरह और बहुत सारी DHFL का आया, दीवान हाउसिंग का आया, HDIL का आया, इस किस्म के जितने बड़े केसेस आ रहे हैं जो जिनमें फ्रॉड की जो रकम इन्वॉल्व है वो हज़ारों करोड़ों रुपए में है, कोई 100, 200, 400 करोड़ की बात नहीं है। और जो वायलेंट क्राइम होता है उसमें लाखों की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके लिए बंदा मार दिया जाता है। वो आजकल क्या हो रहा है कि एक जो बैंकों से पैसा ना मिलना और कॉरपोरेट वर्ल्ड से पैसा बिजनेस को ना देने से जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो प्राइवेट लोगों से फाइनेंस लेना शुरू कर दिया। जो बात आज से 50 साल 40 साल पहले चलती थी, जैसे फिल्मों को प्राइवेट फाइनेंस चलाता था, उनको बैंक से लोन नहीं मिलता था, उसी तरह जो छोटे व्यापारी होते थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, दुकान की ओनरशिप नहीं होती थी, वो सब लोग प्राइवेट लोगों से फाइनेंस लेते थे बहुत बड़े रेट के ऊपर। और मैं जिन लोगों से बात कर रहा था उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी, आप सुन के हैरान रह जाओगे। और मैं उस शख्स को मिला हूँ जिसके साथ ये केस हुआ है। आने वाले दिनों में
उस किस्म के और केस लेके आपको पूरी अंदर की बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक शख्स ने एक प्राइवेट फाइनेंसर से 20 लाख का लोन लिया। 20 लाख का लोन लेने के लिए उसने अपना घर, जो जिस घर में वो रहता है, 3 बेडरूम का फ्लैट है जिसकी कीमत तकरीबन 2.5-3 करोड़ है, उसके पेपर उसने उस लेडी के पास रख दिए जिससे उसने 20 लाख का लोन लिया। और उसने एक नई प्रॉपर्टी डेवलप करनी थी जिसके लिए उसको पैसा चाहिए था। तो पिछले 5 साल में उसने जो 20 लाख का इंटरेस्ट था उसकी, और उसके पहले उसने और छोटा सा कोई 10-12 लाख का लोन उसी लेडी से लिया हुआ था। तो दोनों का मिला के आज तक पिछले 6-7 साल में, 5 साल का ये लोन 2 साल का पहले का था, तो 7 साल में वो आदमी 55 लाख रुपया उस लेडी को वापस कर चुका है। इंटरेस्ट का, ब्याज का 20 और 12, 32 लाख के टोटल लोन पे 55 लाख रुपया ऑलरेडी दे चुका है, वो हर महीने दे रहा है। और उसके बावजूद वो लेडी उसके ऊपर ये प्रेशर डाल रही है कि अगर उसने आने वाले 3 महीने में उसका पूरा पैसा वापस नहीं किया, जो मूल है, जो बेसिक मनी है जिसके ऊपर उसने इंटरेस्ट भर रहा है, वो पैसा अगर 3 महीने में नहीं दिया तो वो उसकी 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेगी, क्योंकि ओरिजिनल पेपर उसको दिए हुए हैं और एक लोन एग्रीमेंट बनाया हुआ है। अब वो लेडी क्या करेगी, इसको घर से खाली करवाएगी कोर्ट में जाके या दादागिरी से, और उसके बाद उस शख्स को रोड पे आ जाएगा, उसको कहीं और रहना पड़ेगा। उसकी प्रॉपर्टी बेच के अपना जो ब्याज जो है वो कर करा के कोई 1 करोड़ रुपया कट कर लेगी, बाकी का उसके हाथ में दे देगी। तो वो 3 बेडरूम से वो आदमी जो है वो 1 बेडरूम फ्लैट में आ जाएगा। आगे बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा। पिछले उसके 7 साल गए, आने वाले और 10 साल ख़त्म हो जाएंगे और आदमी दुनिया से चला जाएगा। इस किस्म की हज़ारों एग्जाम्पल्स बम्बई में आजकल इस तरह से हो रही हैं और बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। जब उस शख्स ने कॉमन लोग बीच में डाले, वो अकेला नहीं है, ये तो एक मैं लोन देने वाली लोन शार्क की बात कर रहा हूँ, जिनको हम लोन शार्क कहते हैं। बड़ी मछली जो समुंदर की है वो कैसे छोटी मछलियों को खाती है, वो शार्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और उनके साथ एक बहुत बड़ा संरक्षण जो है वो कुछ रिटायर्ड पुलिस वालों का है और अंडरवर्ल्ड के लोगों का है। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीके बदले हैं, वो कैसे बदले हैं। अब इस लेडी जो है वो इस बात का लोगों को दम देती है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये फलां एंड फलां ACP का है या उस DCP का पैसा है। और हमने वो, जो मेरे को 3-4 घंटे मिले थे, वो अपने सोर्सेज के थ्रू जो मेरे को दोस्त आज मिले, उनके साथ मैंने फ़ोन पे बातचीत करके ये बात कंफर्म की। वाकई ही कुछ बड़े पुलिस वालों का पैसा उन्होंने उस औरत के पास लगाया हुआ, जो उनका जो ब्लैक मनी उनकी थी, क्योंकि उस लेडी के पास लोन देने का लाइसेंस है। एक बम्बई में सिस्टम है जो आपको पथपेड़ी का एक लाइसेंस मिलता है, नंबर मिलता है, उसके ऊपर आप ब्याज पे दे सकते हो। लेकिन जो उसके ऊपर ब्याज का रेट लिखा होता है बहुत कम होता है और एक्चुअली जो है वो ज़्यादा लिया जाता है। तो ये काफ़ी सारी कानून को तोड़ मरोड़ के जो हेरा फेरियाँ करते हैं उसका एक हिस्सा है। उसी तरह जो छोटे व्हीकल हैं, जैसे किसी आदमी ने सेकेंड हैंड ऑटो लेना है, नया ऑटो रिक्शा खरीदने के पैसे नहीं हैं, या नई टैक्सी खरीदने के पैसे नहीं हैं, या नया जो टेम्पो होता है छोटा, जिसका काफ़ी ज़रूरत पड़ती है आजकल, उसके लिए सेकंड हैंड व्हीकल के ऊपर रीफाइनांस या फाइनांस करने की जो फैसिलिटी है वो यही पथपेड़ी वाले देते हैं। तो उनके से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनसे लिया जाता है। नहीं दे सकते तो उनका व्हीकल जो है ज़बरदस्ती बदमाशों की मदद से उसको सीज करके अपने काबू में कर लेते हैं और आगे किसी और को दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पुलिस का काम करने का तरीका बदला है। और कमाल की बात यह है कि जो छोटे फ्रॉड जो होते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के नीचे के, उनको इकोनॉमिक ऑफेंसेस में डील नहीं करता है। ये कमाल की बात है वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस है।
पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि हमारे पास सिर्फ 20 लाख या 25 लाख के जो ऊपर के केस हैं वही हम देखेंगे। अरे भाई, उनको पूछो, अगर आप उसके ऊपर के देखोगे वो तो अमीरों का काम हो गया। 50 लाख 1 करोड़ का केस आम आदमी का तो होगा नहीं, उसका तो आप हेल्प करोगे। लेकिन जो 25 लाख के नीचे वाले हैं, मिडिल क्लास, वो लोग जो पैसा लेके आगे बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। उनको फिर वहीं जो एक ज़माने में नज़र आने वाला अंडरवर्ल्ड हुआ करता था, आजकल वही लोग जो हैं वो डिफरेंट किस्म के ऑफिस बना के बैठ गए हैं। जो पहले अपने अड्डों पे अंडरग्राउंड बैठ के काम करते थे, आजकल वो कुछ अजीब किस्म के ऑफिस बना के, सिक्योरिटी कंसल्टेंट का ऑफिस, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का ऑफिस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इस किस्म के ऑफिस बना के बैठ गए। और सब वही लोग हैं जिनमें से कोई 5 साल पहले जेल से छूट के आया, कोई 3 साल पहले छूट के आया, कोई 2 साल पहले जेल से छूट के आया। उनमें से कोई अरुण गवली के साथ काम करता था, कोई अमर नायक के साथ काम करता था, कोई वरदा राजन के साथ काम करता था, कोई सुभाष सिंह ठाकुर का आदमी है, कोई छोटा राजन का आदमी है, कोई बड़ा राजन का आदमी। तो इस किस्म के पुराने क्रिमिनल, हार्ड कोर क्रिमिनल, जिनका नाम है, जिन्हें बहुत बहुत मर्डर किए हुए हैं, वो सब लोग जो किसी ना किसी तरह कानून के शिकंजे से बच के पैरोल लेके या जो छोटी मोटी सज़ा हुई वो काट के वापस आए। मैं बड़ी शरारत की बात नहीं करता हूँ। अब भाई ठाकरे बाहर आया तो उसका कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पप्पू कलानी बाहर बैठा तो वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करेगा, जहाँ अश्विन नायक जो है वो ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन जो मिडल रंग क्रिमिनल थे, जिनको भाड़े पे खरीद के काम करवाए जाते थे, जो कंट्रैक्ट किलर थे, जो हायर्ड किलर थे, वो सब लोगों ने ये नया काम पकड़ के रखा है। और ये अंडरवर्ल्ड के टाइम पे आम आदमियों को नुकसान नहीं होता था, बल्कि आम आदमी का भला होता था। वो काम जो पुलिस या कानून कई सालों महीनों में नहीं करवा सकते थे, अंडरवर्ल्ड के लोग, वो गरीब लोगों का काम 2 घंटे में करवा देते थे। आज उन लोगों को पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। और ये जो सिचुएशन बनी है मुंबई में ख़ास तौर पे, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि वही सिमिलर सिचुएशन मुंबई के साथ जुड़े जो बड़े टाउन्स हैं, थाना, न्यू बॉम्बे, भिवंडी, मुंब्रा, नासिक, पूना, वहाँ भी इसी किस्म के हालात बन रहे हैं। और उसका असर आगे आने वाली जनरेशन पर भी पड़ रहा है। तो ये काफ़ी दिलचस्प जानकारियाँ मिली हैं। आने वाले दिनों में एक एक दो करके ये सब जानकारियाँ आपके सामने रखते रहेंगे। और पुलिस का रोल आज के दिन में क्या रह गया है, जो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हुआ करती थी, वो आज लॉ ब्रेकर एजेंसी बन के रह गई है। जिन ऑफिसर्स का काम कानून की रक्षा करना होता था, वो आजकल इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की रक्षा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। मैंने कुछ रिटायर्ड जजेस से भी बात की। मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ, हमारे साथ जो सोसाइटी है वो जजेस की सोसाइटी है, तो बहुत सारे लोग उनमें से भी रिटायर हो गए। तो कल सुबह मुझे 2-3 लोगों से मुलाकात होगी, सुबह घर के पास नीचे खड़े हुए, उनके भी अपने बेचारे जजेस जो हैं, जो इतने बड़ी पोस्ट पे रहे, उन लोगों ने भी कुछ नए खुलासे किए हैं। वो बात भी आपके साथ मैं कॉमन करूँगा। तो इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने वाला है। नए तरीके से कुछ नई क्राइम से जुड़ी हुई किस्से कहानियाँ लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।